सो हेलो वेलकम बैक अराउंड दिस नाउ द ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 स्कारा। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर ये जो स्कारा है ये कितने क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। सर ये स्कारा जो है ये कंप्लीट करने में लगभग 2 से 3 क्लास जो है वो लगने वाला है 100%। ठीक है, लेकिन बहुत बहुत मजेदार एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको सिर्फ देखना है आराम से बैठ के। तो स्कारा हम लोग करेंगे। स्कारा होता क्या है सर, सबसे पहले वो समझा दूं। स्कारा जो है ना एक बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लिखा ही है रेगुलेशन एक्ट। बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन किसके कारण है, कौन फॉलो करेगा? सिक्योरिटीज का जो ट्रांजैक्शन होता है, सिक्योरिटीज के जो जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको गवर्न करने के लिए ये एक्ट लाया गया। उसको गवर्न करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन का मतलब शेयर्स के बाइंग एंड परचेसिंग, बाइंग एंड परचेसिंग, इसको गवर्न करने के लिए हम लोगों ने क्या लाए बताओ? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? अच्छा सर, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अगर हम लोग बाइंग एंड परचेसिंग करें तो क्या ये रेगुलेशन जो है इसके ऊपर लागू होगा? अगर हम लोग फिजिकल फॉर्मेट में करें तो लागू होगा? आंसर है यस, दोनों। अगर आपका फिजिकल फॉर्मेट में है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप कर रहे हो शेयर्स का खरीदा बेची, ठीक है, मार्केट में कर रहे हो, आउटसाइड दी मार्केट में कर रहे हो, सबके ऊपर जो है ना तुमको लगने वाला है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट के रेगुलेशंस। तो आपको फॉलो करना है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट के रेगुलेशंस को फॉलो करना है। बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होता है कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है ना, जितने भी क्या है बताओ स्टॉक एक्सचेंजेस है, तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बहुत भारी रेगुलेशन बना के रखा है सिस्कारा ने। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली सबसे पहला तो ये कि स्टॉक एक्सचेंज का जन्म जो है ना वो स्कारा से होता है। क्यों? क्योंकि स्कारा जो है ना वो डिसाइड करता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सही है कि नहीं, क्या हम लोग इसको ऑपरेट करने दे या ना दे, और अगर ऑपरेट करने दे रहे हैं तो किस हिसाब से वो ऑपरेट करेगा, क्या ध्यान में रखेगा, क्या ध्यान में नहीं रखेगा, ये सारा चीज जो है ना, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा, वो सारा चीज जो है वो स्कारा देखता है। अंडरस्टूड? वो कौन देखता है बताओ भाई? स्कारा देखता है। समझ में आ रहा है? तो ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो सिक्योरिटीज का स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको लग जाएगा स्कारा का प्रोविजंस और उसको फॉलो करना होगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये क्या है बताओ? इनैक्टमेंट कब हुआ? 1956 को। वाई स्कारा? टू रेगुलेट ट्रांजैक्शंस इन सिक्योरिटीज एंड प्रिवेंट अनडिजायरेबल डीलिंग। अनडिजायरेबल डीलिंग का मतलब क्या होता है? अनडिजायरेबल का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का अर्थ क्या है? अनडिजायरेबल मतलब जो आप नहीं चाहते, जो नहीं होना चाहिए, अनडिजायरेबल। ठीक है, अनडिजायरेबल डीलिंग मतलब फ्रॉड वगैरह, किसी को धोखा दे देना, किसी को चीट कर लेना, ये होता है स्टॉक एक्सचेंज में। राइट, पहले बहुत ज्यादा होता था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो रहा है तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी होता है। तो इसलिए, और जितना एडवांस होता जाएगा मतलब जो लोग चीट करने का जितना जितना अलग अलग तरीके ढूंढते रहेंगे, वैसे वैसे रूल्स रेगुलेशंस चेंज होंगे, अमेंडमेंट्स आएंगे। जैसे ही मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ, जैसे कि तुम अगर पढ़ रहे हो 1956 का स्कारा तुम पढ़ रहे हो, उससे पहले क्या था? उससे पहले कुछ था, तो 1956 से पहले कुछ था जिसके कारणवश वो प्रोवाइड नहीं कर रहा था सही से रूल्स एंड रेगुलेशन, इसलिए हम लोग ने नया रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए स्कारा एक्ट लाए। तो 1956 से पहले क्या था बताओ? सोगा था, सोगा। क्या? सोगा। सर सोगा मतलब सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930, ये था। तो 1930 से लेकर 1956 तक जो है ना, ये सोगा ने रूल किया। मतलब सोगा में रूल्स एंड रेगुलेशन था जो फॉलो करना पड़ता था ड्यूरिंग द परचेज एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। क्या ये समझ में आ रहा है? सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो सोगा में था। सोगा जो है वो ज़्यादा कैपेबल नहीं था। जैसे जैसे दिन चेंज हो रहे थे, जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज निकल रहे थे, वैसे वैसे अपने को रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज करना होगा, गवर्निंग लॉ भी चेंज करना होगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया बताओ? इसलिए हम लोगों ने चेंज कर दिया। हम लोग ने लाए सिक्योरिटी स्कारा, स्कारा SCRA, स्कारा, स्कारा एक्ट 1956 लाए। अब 1956 के बाद कोई नया एक्ट आया नहीं है। स्कारा के अंदर हम लोग टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करते रहते हैं। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, कहीं पर भी तुमको न्यू रूल्स रेगुलेशंस दिखता है, लाना नेसेसरी है, तो वहां पे हम लोग चेंजेस करते रहते हैं। तो स्कारा अभी तक चल रहा है, 2025 तक तो चल ही रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि स्कारा क्या है?
हाँ जी, बेसिक मीनिंग समझ में आ चुका है। अच्छा, अब बहुत अच्छे से देखना। विच आर द एरियाज वेयर स्कारा डील्स इन, कौन से वो एरियाज है जहां पे स्कारा का डीलिंग आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले रिकग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, मतलब कौन से वो स्टॉक एक्सचेंजेस है जो ऑपरेट कर पाएंगे। दूसरा है डी रिकग्नाइजेशन, एक बार रिकग्नाइजेशन हो गया उसके बाद आपको लगता है कि यार स्टॉक एक्सचेंज जो है सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है, स्कारा के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो इसको डी रिकग्नाइज करना भी रूल्स एंड रेगुलेशन स्कारा के अंदर लिखा है। कॉर्पोरेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में लिखा है। डीम्यूटलाइजेशन के बारे में लिखा है। ये जो कंसेप्ट है कॉर्पोरेटाइजेशन, डीम्यूटलाइजेशन, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है। नेक्स्ट आपको देखने को मिला लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कि सिक्योरिटीज को अगर लिस्ट करना है स्टॉक एक्सचेंज में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एक बार लिस्ट कर दिए उसके बाद अपने को डी लिस्टिंग के बारे में भी जानना है कि डी लिस्ट कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। फिर है प्रिस्क्राइब्स द पावर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज की पावर के बारे में बताता है। फिर सेबी के पावर के बारे में बताता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के बारे में बताता है कि इनका अलग अलग पावर है यहाँ पे, स्कारा के अंदर उनका अलग अलग पावर है, तो वो सारे पावर्स जो है ये यहाँ पे बताते हैं। अब जो रेगुलेशंस एंड रूल्स जो स्कारा के अंदर आए टाइम टू टाइम, वो क्या थे, वो ये था। लास्ट जो आया था वो है 2018 को, जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के बारे में। ठीक है, इसके इसके रिगार्डिंग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस आया था। उसके पहले आया था 2005 में प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज। 2000 में आया था अपील टू सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। फिर 1957 में आया था सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स, ये तो डायरेक्ट आया था 1956 के बाद, सीधा एक साल बाद सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स उन लोगों ने लाए। तो ऐसे टाइम टू टाइम जो है ना न्यू न्यू रूल्स, न्यू न्यू रेगुलेशन जो है वो लाएंगे जब जब उनको लगेगा कि हाँ ये नेसेसरी है। क्या ये समझ में आ रहा है? हिस्ट्री समझ में आ चुका है ना कि क्या क्या था पहले। सोगा था, उसके बाद आया क्या बताओ, स्कारा। सोगा के पहले क्या था? सोगा के पहले था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो गवर्न करता था सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट को। समझ में आ रहा है? उसके बाद आया सोगा, उसके बाद आया स्कारा। तो इससे पहले क्या था? सबसे पहले क्या था बताओ? सबसे पहले था इंडियन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक सेकेंड भाई मेरे, क्या होता है ना, अगर अच्छे से ना लिखा हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले क्या था बताओ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ये टाइमलाइन है। ये फर्स्ट सबसे पहले आया जो गवर्न करता था हमारे सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन को, सिक्योरिटीज के कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करता था। उसके बाद ये कैपेबल नहीं था, उसके बाद हम लोगों ने लाए सोगा। सोगा 1930। ठीक है, सोगा मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये आया सेकंड नंबर पे। उसके बाद जब सोगा भी कैपेबल नहीं था, फिर हम लोग ने लाए 1956 का लेटेस्ट स्कारा 1956, ये थर्ड आया। अब फिलहाल तो हम लोग यही को इसी को यूज कर रहे हैं, एंड इसमें जो कुछ भी नेसेसरी चेंजेस वगैरह चाहिए होता है वो सारा चेंजेस हम लोग कर रहे हैं। टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स जो है वो भी ला रहे हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस एरिया में डील करता है ये आपको पता चल चुका है, शायद कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, एरियास ये रहेगा, ये आपको याद रखना है। बेसिकली इन्हीं के ऊपर हम लोग देखने वाले पूरे चैप्टर में। अब सीधा हम लोग जाएंगे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, इस जगह से। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुली देखने वाले हम लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जो है वो हम लोग को पता है, हम लोग को इंट्रोडक्शन पता है, ऑब्जेक्टिव पता है हमें। सर इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है रेगुलेट करना सिक्योरिटीज़ को, सिक्योरिटीज़ के ट्रांजैक्शन को, एंड प्रिवेंट करना किसी प्रकार का अनडिज़ायरेबल डीलिंग्स। अनडिज़ायरेबल डीलिंग्स मतलब हाँ जी, फ्रॉड हो गया, किसी के साथ फ्रॉड अगर कर रहा है स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट के रेगुलेशंस के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग से लेकर सब कुछ। ठीक है, बहुत कुछ कंसेप्ट्स है। ओके, ऑब्जेक्टिव तो हमें पता है, रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज़ के ट्रांजैक्शंस को एंड प्रिवेंट करता है किसी भी प्रकार के अनडिज़ायरेबल डीलिंग्स जो सही नहीं है, उस प्रकार के डीलिंग्स को प्रिवेंट करता है।
इनेक्टमेंट हुआ था 1956 को, ओवरसी करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस एंड सिक्योरिटीज के बिजनेस को। ये पता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केम इनटू इफेक्ट ऑन द ईयर 1957 एंड फरवरी 20 से ये इफेक्टिवली काम करना चालू हो गया, इफेक्टिवली लागू हो गया था ऑल ओवर इंडिया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ये अपने को पता है ऑब्जेक्टिव ये पूरा सेम है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको एक बार रीड कर लेना। हम लोग यहाँ से करेंगे नॉन एप्लीकेबिलिटी। नॉन एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है भाई मेरे कि किसके ऊपर ये वाला एक्ट जो है ना ये लागू नहीं होगा। तो सेक्शन 28 जो है 28 ऑफ द स्कारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 ये क्या कहता है पता है? ये लागू नहीं होगा ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर लागू नहीं होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर लागू नहीं होगा, किसी भी प्रकार के लोकल अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है, गवर्नमेंट के अंदर जो लोकल अथॉरिटीज़ है उसके ऊपर लागू नहीं होगा। कोई भी कॉरपोरेशन जो सेटअप किया गया हो बाय एनी स्पेशल लॉ, मतलब पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप किया गया किसी भी प्रकार के कॉरपोरेशंस को, उसके ऊपर स्कारा जो है वो लागू नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो है स्कारा का जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के ऊपर लागू नहीं होता है, शेयर वारंट्स के ऊपर लागू नहीं होता है, या फिर किसी प्रकार के ऑप्शंस एंड राइट्स जो एंटाइटल करता है किसी भी होल्डर को अक्वायर करने के लिए सिक्योरिटीज एट अ प्री डिटरमाइंड या फिर प्री अग्रीड प्राइस अपॉन कन्वर्जन। कन्वर्जन के बाद जो उसका प्राइस होगा वो पहले से हम लोग डिसाइड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर ना एक केस लॉ आ जाता है। केस आता है हमारे सहारा OFCDs का। यह है सहारा OFCDs। सहारा OFCD ने क्या कहा पता है? उन्होंने इशू किया था ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, उन लोगों ने इशू किया था। ठीक है। और सहारा कह रहा था कि सर हम लोगों ने तो ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू किया है और हम ये मानते हैं कि स्कारा हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। तो जब जज साहब ने पूछा कि भैया बताओ क्यों लागू नहीं होगा, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है ना, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है वो एक प्रकार के हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है और वो कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर आता है, कन्वर्टेबल बॉन्ड ही है वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई मेरे, कन्वर्टेबल बॉन्ड नहीं है। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, हाँ ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सिक्योरिटीज जो है के डेफिनेशन से निकाल फेंक नहीं सकते। इसको हम लोग सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में रखेंगे। अगर सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में नहीं रखते तो क्या होता है कि इसके ऊपर स्कारा का कोई भी रूल लागू नहीं हो पाता। ठीक है, देखेंगे हम लोग यहाँ पे केस एनालिसिस सहारा OFCDs ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू किया था। वेदर OFCDs इशूड बाय सहारा क्वालिफाई एज कन्वर्टेबल बॉन्ड और नॉट, क्या वो कन्वर्टेबल बॉन्ड है कि नहीं अंडर सेक्शन 28 जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन दो OFCDs वेर क्लेम टू बी हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, क्लेम तो ज़रूर था कि वो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, दे आर क्लासिफाइड एज सिक्योरिटीज अंडर सेबी रेगुलेशन द कंपनीज एक्ट एंड स्कारा। ठीक है, उनको सिक्योरिटीज़ के क्लासिफिकेशन में रखा गया। और सहारा का बहुत बुरा फ्रॉड जो है वो आपको पता चल ही चुका होगा। ठीक है, सहारा का बहुत बुरा एक फ्रॉड था जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये मैटर देखते हैं। लैक ऑफ स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स इन सेक्शन 2H ऑफ द स्कारा डज नॉट एक्सक्लूड देम फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड एज सिक्योरिटीज। मतलब सहारा का ये कहना था कि ये जो आप लोगों ने हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन लिख रखा है ना, स्कारा का जो एक्ट है उसके अंदर जो आप लोगों ने डेफिनेशन लिख रखा है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का, उसके अंदर आपने ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं किया है कि वो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स नहीं है। इसलिए हम लोग कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के अंदर डेफिनेशन में लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, हम लोग क्लेम करें कि वो कन्वर्टेबल बॉन्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है कन्वर्टेबल बॉन्ड, वो एक सिक्योरिटीज के हिसाब से हम लोग रखेंगे। सहारा's contention that OFCDs are convertible bonds exempt under 28B was rejected. The provision of SCR Act were held applicable on this instruments. इस बात का याद रखना। ये एक केस लॉ है जहाँ पे किसी ने क्लेम किया था, और किसी कौन है वो है सहारा। उन्होंने क्लेम किया था भाई मेरे हमारे जो ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, वो एक प्रकार के कन्वर्टेबल बॉन्ड है जो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोला कि नहीं है और आपके ऊपर स्कारा लागू होगा। ठीक है, अच्छा
सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर्स है अंडर सेक्शन 28, वो स्पेसिफाई कर सकता है किसी भी क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफाई कर सकती है भैया कि ये जो है ना, ये स्कारा के डेफिनेशन के बाहर रखो इसको। किसी भी, देखो नॉर्मली क्या है, स्कारा जो है ये किसके ऊपर लागू होता है, ये जो SCRA है ये किसके ऊपर लागू होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू व्हाट, रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का CG का एक पावर है, जो पावर यूज कर सकता है CG एंड कह सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर, CG को जो सही लगे, किसी भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को वो लोग मना कर सकते, तो कह सकते कि ये वाला जो है ये इसको एग्जेम्प्ट कर दो फ्रॉम स्कारा, स्कारा का रूल्स जो है उसके ऊपर लागू ना करो। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल है, पावर है। अब देखो एक चीज तुमको याद रखना है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी। तो कितने सारे तरीके हैं नॉन एप्लीकेबल होने के लिए। एक तो सेक्शन 28 का तरीका है जो आपको पता है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है सेक्शन 28। और एक तरीका क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल पावर है। तो दोनों याद रखना है, दोनों तुमको भूलना नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुत बवाल, डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी देखेंगे हम लोग। सिक्योरिटी जरूर कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटीज का डेफिनेशन क्या हो सकता है। सेक्शन 2H, सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 97 कहता है सिक्योरिटीज एक प्रकार के शेयर्स है, स्क्रिप्ट्स है, स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, डिवेंचर्स है, डिवेंचर स्टॉक्स है। बहुत सिंपल है सर। शेयर्स का मतलब, शेयर तो तुमको पता है, किसी भी कंपनी में जो शेयर इशू किया जाता है वो शेयर, ठीक है, जिसके बदले पैसा लेता है कंपनी, ठीक है, सो दैट वो फंड रेज कर पाए, सो दैट वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाए, बिजनेस जो है वो कैरी ऑन करे। अच्छा, ये शेयर्स तुमको बहुत क्लियर है, शेयर्स में कोई डाउट नहीं है। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई भी शेयर जब ऑनलाइन ट्रांजैक्ट होता है ना, उसका एक ऑनलाइन नंबर मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रिप्ट कोड। तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्रिप्ट। किसी भी कंपनी के जो शेयर्स जब ऑनलाइन, ठीक है, उसका ट्रेडिंग होता है, वहां पे स्क्रिप्ट्स, हम लोग उसको, उस टर्म को हम लोग यूज करते हैं एज अ स्क्रिप्ट्स, ठीक है, उसको एक स्क्रिप्ट कोड मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस का कंपनी है, इसका शेयर स्टॉक मार्केट में खरीदा बेची होता है, इसका एक स्क्रिप्ट कोड है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब कभी भी रिलायंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको निकालना है, तो अगर सिर्फ वो कोड आपके पास हो जाए, उस कोड से माध्यम से आप रिलायंस के सारे इंफॉर्मेशन को निकाल पाओगे, क्योंकि वो कोड आइडेंटिफाई करता है उस प्रकार के स्टॉक को, उस प्रकार के शेयर को। समझ में आ रहा है? हाँ जी। रिलायंस का स्क्रिप्ट कोड जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, नंबर लिख लो 500325, ठीक है, BSE में ये है स्क्रिप्ट कोड। ये अगर तुम मारोगे तो रिलायंस के स्टॉक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकल जाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो है स्टॉक एंड शेयर्स में डिफरेंस क्या है सर? दोनों सेम है सर, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट नहीं। देखो इसमें डिफरेंस है, मैं तुमको समझाता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो क्या होता है कि एक होता है शेयर्स, एक होता है स्टॉक। शेयर्स जो होता है ना, वो एक सिंगल शेयर को हम लोग शेयर्स कहते हैं। स्टॉक जो है ना, वो क्या है बताओ? बंडल ऑफ शेयर्स को कहा जाता है स्टॉक। मतलब यही शेयर्स जब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बंडल में रखोगे, उसको कहा जाता है स्टॉक, ठीक है। और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल शेयर को कहा जाता है शेयर। शेयर का प्राइस जो स्टॉक मार्केट में उस दिन पे ट्रेड हो रहा है वही होगा शेयर का प्राइस। XYZ जो कुछ भी प्राइस होगा, हो सकता है उस डेट पे जो भी शेयर उस शेयर का प्राइस है वह होगा शेयर का वैल्यू। इस शेयर का वैल्यू वही वैल्यू होगा जो उस दिन पे स्टॉक एक्सचेंज पे उसका ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है, वो वैल्यू रहेगा तुम्हारे शेयर का प्राइस, शेयर का वैल्यू। लेकिन स्टॉक का जो वैल्यू होता है ना, वो नंबर ऑफ, सबसे पहले स्टॉक में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं पकड़ लो, 10 है, तो 10 इंटू तब जाके उसके बाद जो ईच शेयर का जो वैल्यू है, ईच शेयर का जो वैल्यू है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तब जाके निकलेगा XYZ, वो निकलेगा बंडल का, मतलब बंडल ऑफ शेयर्स का जो वैल्यू निकलेगा वो होगा स्टॉक का वैल्यू। क्या ये समझ में आ रहा है? तो सिंपल चीज है, जैसे कि शेयर हो सकता है एक नोट 10 रुपीज नोट, और स्टॉक हो सकता है 10 रुपीज नोट का बंडल इंटू 10। क्या है समझ में आ रहा है? तो शेयर्स एक है, स्टॉक मतलब
बंडल ऑफ शेयर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? यही डिफरेंस है तुम्हारे शेयर्स एंड स्टॉक का। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में बहुत बड़े डिफरेंसेस है। नॉर्मली अगर मैं तुमको बताऊं बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के बारे में, तो ये है कि जो बॉन्ड होता है ना, देखो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से देखेंगे हम लोग। देखो जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स, क्या बेसिक डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस समझेंगे सबसे पहले। देखो बॉन्ड में क्या होता है ना, ये एक प्रकार का क्या है बताओ, ये एक प्रकार का लोन है, ये भी एक प्रकार का लोन है। ये जो लोन है ना, ये जनरली अनसिक्योर्ड लोन्स है, अनसिक्योर्ड, और ये होता है सिक्योर्ड। मतलब अगर तुमने बॉन्ड खरीदा, तुमने परचेज किया, तुमने एक बॉन्ड परचेज किया, ठीक है, एक बॉन्ड परचेज किया, मतलब क्या होता है कि इसके बदले, बॉन्ड के बदले तुमने पैसा दिया, बॉन्ड के बदले तुमने क्या दिया? पैसा दिया। अब अगर वो वैल्यू, जो पैसा तुमने दिया, ठीक है, वो बॉन्ड जो है, वो कंपनी जो है, वो डूब जाए, तो जो पैसा तुमने इन्वेस्ट किया बॉन्ड के अगेंस्ट में दिया, ठीक है, वो पैसा तुम रिकवर कर सकते हो, क्योंकि बॉन्ड के पीछे किसी प्रकार के एसेट्स होंगे, ठीक है, जो इस बॉन्ड को बैक कर रहा है, क्योंकि ये सिक्योर्ड रहता है। ठीक, कंपनी डूब जाए तो वो एसेट बेच के तुमको तुम्हारे पैसा जो है वो रिटर्न कर देगा। ये भी एक लोन है, वो भी एक लोन है, लेकिन डिबेंचर इसमें ऐसा नहीं है। डिबेंचर जो क्या है, तुम कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करके देते हो पैसा, कंपनी के ऊपर तुम ट्रस्ट करते हो कि हाँ कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, मैं ट्रस्ट करता हूँ कंपनी को, उसको तुम पैसा देते हो। क्या समझ में आ रहा है? बॉन्ड के पीछे जो है एक सिक्योरिटी रहता है, उसको सिक्योर करने के लिए। डिवेंचर के पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं रहता। नॉर्मली बॉन्ड जो है ये गवर्नमेंट बॉन्ड भी मिलेगा आपको, एंड एट द सेम टाइम कॉरपोरेट्स, ठीक है। बॉन्ड्स जो है वो गवर्नमेंट भी इशू करता है, कॉरपोरेट्स भी इशू करते हैं, लेकिन डिवेंचर्स जो है ये गवर्नमेंट इशू नहीं करता, ये कॉरपोरेट्स इशू करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस तुम समझ लो, जिससे तुम्हारा काम चल जाएगा। तो ये क्या है बताओ? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स समझ में आ चुका है। डिबेंचर स्टॉक वही है, एक डिबेंचर एंड बताओ ना क्या बताओ, एक डिबेंचर जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, एक डिबेंचर एंड बंडल ऑफ एक शेयर एंड बंडल ऑफ शेयर्स, वही है। उसी प्रकार से डिबेंचर स्टॉक मतलब वो बंडल ऑफ डिबेंचर्स। क्या है समझ में आ रहा है? ये क्या है बताओ ना? ये सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट आता है डिराइवेटिव्स। डिराइवेटिव्स भी सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आता है। डिराइवेटिव्स में आपको एक चीज़ बता दूं भाई मेरे, डिराइवेटिव्स जो है ये हम लोग नेक्स्ट ये यहाँ पे ये डेफिनेशन ऑफ, ये तो स्पॉट डिलीवरी है, इसके बाद आएगा डिराइवेटिव्स। ये यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे डिराइवेटिव्स क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, डिराइवेटिव्स डिराइव्स द वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट्स, वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आराम से, टेंशन मत लो। डिराइवेटिव्स हो गया। फिर है यूनिट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स कलेक्टिव इशूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये तुमको याद रखना है, टू इन्वेस्टर्स। तो यूनिट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है, टू इन्वेस्टर्स, वो बन जाएगा सिक्योरिटीज। फिर है सिक्योरिटी रिसीट as defined in the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002। तो सिक्योरिटी रिसीट जो है ये भी एक प्रकार के क्या है बताओ सिक्योरिटीज है, ठीक है। अब एक चीज तुम समझो, ये जो है ना सिक्योरिटीज, ये बहुत बड़े बड़े डेफिनेशन है, बड़े बड़े कंसेप्ट है जो आपको समझना है, लेकिन यहाँ पे तुमको याद रखना है, वो जब आएगा चैप्टर में आगे में वो हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुमको ये लिस्ट रट्टा लगाना है कि कौन कौन है जो सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आ जाता है, कौन कौन है जो सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आ जाता है। अब देखो, यूनिट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड अंडर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम, ओके, यूनिट और अदर इंस्ट्रूमेंट्स इशूड अंडर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लास्ट है such other instruments as may be declared by the central government, and last but not the least right or interest in securities। किसी प्रकार का राइट और इंटरेस्ट अगर अराइज हो रहा है सिक्योरिटीज में, वो भी आपके सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में हम लोग काउंट करेंगे। तो ये टोटल तुमको रट्टा लगाना है, इसको हम लोग आगे जाके और तोड़ मरोड़ के सीखेंगे जब आएगा डेफिनेशंस वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ तुमको सीखना है कि डेफिनेशन सिक्योरिटीज का क्या है, सिक्योरिटीज के अंदर में क्या क्या आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। अब जो मैंने तुमको समझाया था कि हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट ऊपर में हम लोगों ने देखा था सहारा के केस, वही है। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? इवन दो द डेफिनेशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स,
दे आर कंसिडर्ड सिक्योरिटीज इफ दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी सच एज पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। इसका मतलब ये होता है कि हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि थोड़ा कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, देखो कंपनीज, ये अकाउंट्स में आप लोग समझोगे, कंपनीज जब डिबेंचर इशू करते हैं ना, कंपनीज जब डिबेंचर्स इशू करते हैं, कंपनी के पास एक ऑप्शन ये रहता है कि वो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करें। तो ये जो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो लोग इशू करेंगे ना, तो पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब ये होता है कि पकड़ लो यहाँ पे 2000 का डिबेंचर्स उन्होंने इशू किया, ठीक है, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसमें से 1000 डिबेंचर्स जो है ना, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू शेयर्स, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू शेयर्स। तो 1000 डिबेंचर रह जाएगा और 1000 रह जाएगा तुम्हारे शेयर्स। तो इसलिए इसको कहा जाता है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। हाइब्रिड मतलब समझ में, दो का स्पेसिफिकेशन, दो टाइप्स की सिक्योरिटीज का स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी कारणवश यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो वो लोग कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, यहाँ पे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मेंशन नहीं है, कन्वर्टेबल बॉन्ड के डेफिनेशन में भी सहारा घुसा रहा था ना, क्योंकि यहाँ पे तो स्कारा लगेगा नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे देखो ये, even though OFCDs optionally fully convertible debentures were claimed to be hybrid instrument, ये hybrid instrument जरूर है, they are classified as securities। इसको हम लोग सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में रखेंगे क्योंकि फ्यूचर में जाके ये ऑब्वियसली कन्वर्ट होगा, तो इसके ऊपर स्कारा लगेगा। इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि स्कारा नहीं लगेगा, इसके ऊपर स्कारा डेफिनेटली लगने वाला है। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ चुका है? ओके, नेक्स्ट देखो, द एपेक्स कोर्ट हैज रूल्ड दैट हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट लाइक ऑप्शनली fully convertible debentures fall within the definition of securities under SCARA, SEBI and Companies Act। ये यहाँ पे फिर से मेंशन कर दिया उन्होंने। ये क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है सर, आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले वो है डेफिनेशन ऑफ स्पॉट डिलीवरी। स्पॉट डिलीवरी का डेफिनेशन बहुत ईजी है, यहाँ पे मैंशनड है, लेकिन इससे पहले मैं आपको फटाफट बता देता हूँ स्पॉट डिलीवरी क्या होता है। स्पॉट डिलीवरी किसी प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट से, अभी जो स्पॉट डिलीवरी है ना, ये आपको सिक्योरिटीज में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटीज लॉ पढ़ रहे हैं, राइट, वहाँ पे डेफिनेशन मिलता है स्पॉट डिलीवरी का। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे जगहों पे स्पॉट डिलीवरी का डेफिनेशन मिलता है, ये टर्म मिलता है, ठीक है। अब ये जो स्पॉट डिलीवरी है, इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि ऑन द स्पॉट सिक्योरिटीज का लेन देन करना। पैसे ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है ऑन द स्पॉट होगा, पैसा दोगे सिक्योरिटीज तुमको मिलेगा ऑन द स्पॉट। वो T+2 डेज का यहाँ पे जो कंडीशन होता है ना, T+2 डेज, क्योंकि ट्रेडिंग +2 डेज के बाद तुम्हारा सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट पीरियड होता है। क्या होता है बताओ? सेटलमेंट पीरियड। वो जो कंसेप्ट है सेटलमेंट पीरियड का, वो इसके ऊपर लागू नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ऑन द स्पॉट होता है सब कुछ। दो कंडीशन है, एक कंडीशन सेम डे हो रहा हो, क्या बताओ ना, सेम डे हो रहा हो। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक दिन लेट भी हो सकता है, क्योंकि पकड़ लो जो बायर है या फिर जो सेलर है वो सेम सिटी में नहीं है, तो वो एक दिन एक्स्ट्रा लग सकता है। लेकिन T+2 डेज का जो सेटलमेंट पीरियड है वो नहीं लगेगा, ये ऑन द स्पॉट जल्दी होता है। ये देखो डेफिनेशन ऑफ स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। A spot delivery contract refers to a contract that provides for actual delivery of securities and payment of the price। Actually delivery होता है securities का and price का payment भी होता है। Either on the same day होता है या फिर next day भी होता है। Next day इसलिए क्योंकि टाइम लग जाता है ना डिस्पैच करने के लिए, ठीक है। If parties do not reside in the same town में parties reside नहीं कर रहा है तो next day लग सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्पॉट डिलीवरी। या तो सेम डे में हो जाता है सब कुछ, या तो आपका एक दिन टाइम भी लगता है, नेक्स्ट डे होता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय डिपॉजिटरी फ्रॉम वन बेनिफिशियल ओनर अकाउंट टू अनदर व्हेन डेल्ट विथ थ्रू अ डिपॉजिटरी। अगर किसी भी डिपॉजिटरी से, अच्छा डिपॉजिटरी का कंसेप्ट आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। डिपॉजिटरी का कंसेप्ट आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा, बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, समझाऊंगा मैं आपको, टेंशन वाली बात नहीं है। डिपॉजिटरीज यहाँ पे तुम ये समझ लो, डिपॉजिटरीज क्या है? डिपॉजिटरीज एक प्रकार के इंस्टीट्यूशन है। क्या बताओ?
एक प्रकार की इंस्टीट्यूशन है जो होल्ड करता है शेयर्स, स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये होल्ड करता है, मतलब अपने पास रखता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो रखता है, ठीक है। और यहां पे यही कहा जा रहा है कि अगर डिपॉजिटरीज यहां पर है, अगर डिपॉजिटरीज यहां पर इन्वॉल्व्ड है ट्रांसफर में, अगर हम लोग डिपॉजिटरीज के माध्यम से किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी से खरीद रहे हैं, तो डिपॉजिटरीज का ड्यूटी होता है कि वो ट्रांसफर करेगा बेनिफिशियल फ्रॉम वन बेनिफिशियल ओनर के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक बंदे के अकाउंट से दूसरे बंदे के अकाउंट में वो ट्रांसफर करेगा। समझ में आ रहा है सर? एग्जांपल बता दो डिपॉजिटरीज का, जैसे है NSDL, CDSL। क्या बताओ? NSDL जो कि है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, दूसरा है CDSL, ठीक है, और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो ये आपको बहुत बहुत याद रखना है, ठीक है, CDSL एंड NSDL। जब आप स्टॉक मार्केट में तुम शेयर्स खरीदते हो ना, तो तुमको पता होगा क्या जीरोधा स्टोर करके रखता है, क्या ग्रो स्टोर करके रखता है? नहीं, वो तो कोई स्टोर वो नहीं करता, स्टोर करता है NSDL एंड CDSL तुम्हारे स्टॉक्स, ठीक है, वो उसके पास रहता है, CDSL एंड NSDL के पास रहता है। जीरोधा हो जाए, ग्रो हो जाए, वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो, जहाँ पे आप क्या करते हो? ट्रेडिंग। वो एक ब्रोकर है। क्या है बताओ? वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ब्रोकर है, जो पहले नहीं था, जो वो वहाँ पे हर्षद मेहता नहीं देखते थे। हर्षद मेहता क्या था? ब्रोकर था। वही ब्रोकर है जीरोधा एंड ग्रो। ये ऑनलाइन ट्रेडिंग करवाता है और वो ऑफलाइन ट्रेडिंग करवाता था। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा जो स्टॉक्स है वो ना तो जीरोधा के पास रहता है, ना ही रहता है तुम्हारे ग्रो के पास, वो स्टॉक रहता है तुम्हारे NSDL CDSL के पास। समझ में आ रहा है? लेकिन खरीदा भी ट्रांजैक्शन जो होता है ना, वो ट्रांजैक्शन हेल्प करता है ब्रोकर करने के लिए। क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे डिपॉजिटरीज इन्वॉल्व है, अगर NSDL जैसे NSDL एंड CDSL, तो एक बेनिफिशियरी के अकाउंट से दूसरे बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है, स्पॉट डिलीवरी अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो रहा है, तो अगर फिजिकल फॉर्म में हो रहा है तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स तो आपको भेजना होगा, डिस्पैच करना होगा। तुम्हारे पास शेयर सर्टिफिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है, वो तुमको शेयर करना होगा, वो तुमको किसी दूसरे इंसान के पास भेजना होगा, क्योंकि तुमने सेल आउट कर दिया, स्पॉट डिलीवरी किया तुमने, है ना। और वो सेम डे में होता है या तो नेक्स्ट डे में हो जाता है, कि याद रखना, ठीक है। समझ में आ चुका है? स्पॉट डिलीवरी का मतलब पूरा समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। की फीचर्स देखेंगे स्पॉट डिलीवरी का। डिलीवरी एंड पेमेंट हुआ मस्ट ऑकर विद इन 1 डे और इन द नेक्स्ट डे ऑफ द एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये वो वाला नहीं होगा कि अगर आप बोलोगे सर एक चीज़ बताओ, फिर ये जो जीरोधा है वहाँ पे जो मैं जाके शेयर खरीदता हूँ, इसका मतलब वो भी तो स्पॉट डिलीवरी होता है, मेरे को फटाफट मिल जाता है सर, फटाफट मिल जाता है मेरे को। क्या मिल जाता है आपको? शेयर्स। सर मेरे को फटाफट शेयर्स मिल जाता है, मेरे पे वहाँ पे शो करता है सर कि हाँ शेयर्स, इतना शेयर्स जो है तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है और ये शेयर्स जो है तुम्हारे पोर्टफोलियो में शो कर रहा है। तो भाई वो शेयर ज़रूर होता होगा, वो आ रहा है, लेकिन क्या सेटलमेंट हो रहा है? क्या सेम डे में सेटलमेंट हो रहा है कि T+2 डेज में सेटलमेंट हो रहा है? सेटलमेंट होगा T+2 डेज में। तो ये जो सेटलमेंट पीरियड है, ये कंसेप्ट नहीं आता यहाँ पे स्पॉट होता है, मतलब ऑन द स्पॉट आपका पैसा भी देना होता है एंड ऑन द स्पॉट तुमको शेयर्स भी मिल जाता है। वहाँ पे सेटलमेंट होता है T+2 का। आज तुम शेयर खरीदे, आज तुम्हारे अकाउंट में शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? आज तुम्हारे जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। तुम्हारे पे 2 दिन बाद शो करेगा कि हाँ वहाँ पे तुम्हारे पोर्टफोलियो में क्या है बताओ, तुम्हारे शेयर्स है, ठीक है। पोजीशन में शो करेगा कि हाँ तुमने खरीदा, लेकिन होल्डिंग्स में तो शो नहीं करेगा कि तुम्हारे होल्डिंग्स में कौन से शेयर्स है। क्या ये समझ में? ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ चुका है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं जीरोधा में जाके या फिर ग्रो में जाके जो अगर शेयर्स खरीद रहा हूँ तो वो स्पॉट डिलीवरी है। वो स्पॉट डिलीवरी नहीं है, वो T+2 डेज लगता है। यहाँ पे क्या लगता है? सेम डे या नेक्स्ट डे। क्या ये समझ में आ चुका है? हाँ। फिर देखो एक्सेप्शंस फॉर टाइम डिले ड्यू टू पोस्टल डिस्पैच इफ पार्टीज आर इन डिफरेंट लोकेशंस। एक्सेप्शंस है टाइम का, अगर डिले हो रहा है क्योंकि पार्टीज अलग अलग लोकेशन पे है तो वो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंक्लूड्स ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन बेनिफिशियल ओनर वाया ए डिपॉजिटरी। ऑफ मार्केट का मतलब ये होता है कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर डिपॉजिटरी हैंडल कर रहा है तो वो शेयर ट्रांसफर करवा देगा। लीगल कंटेक्स्ट में देखो, स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन एक्सेप्शन टू स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ठीक है।
स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है वो वाला यहाँ पे नहीं है, ये अलग मैकेनिज्म है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग मैकेनिज्म अलग है और स्पॉट डिलीवरी मैकेनिज्म अलग है। एंड आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस अंडर सेक्शन 13 ऑफ SCARA। रोलिंग सेटलमेंट्स इन इंडिया अलाइन विद स्पॉट डिलीवरी प्रिंसिपल्स इंश्योरिंग टाइमली डिलीवरी एंड पेमेंट। तो वही डिलीवरी एंड पेमेंट ऑन टाइम हो जाना चाहिए। अच्छा, रोलिंग सेटलमेंट्स का मतलब ये होता है जो नॉर्मल सेटलमेंट नहीं होता है, T+1 डे, T+2 डे, ठीक है, ये जो रोल आउट होता है ना, इसी को कहा जा रहा है यहाँ पे रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम। एक प्रकार के सिस्टम है जो यूज़ किया जाता है फिनेंशियल मार्केट में सेटल करने के लिए, ट्रेड सेटल करने के लिए ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस, और कंटिन्यूस बेसिस पे होता रहता है। अब वो डिपेंड करता है डेट के ऊपर, कौन से डेट में क्या खरीदा आपने, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारा स्पॉट डिलीवरी क्लियर हो चुका है, स्पॉट डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो डिराइवेटिव्स। डिराइवेटिव्स का मतलब बहुत सिंपल है। डिराइवेटिव्स जो है ना, वो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है उसका। डिराइवेटिव्स के अपने आप में, डिराइवेटिव्स भी एक प्रकार की सिक्योरिटी है जिसका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होता है। वो अपना वैल्यू डिराइव करता है उसके नीचे जो दिए गए एसेट्स है उससे वो अपना वैल्यू डिराइव करता है। देखो एक बार यहाँ पे देखेंगे, अ डिराइवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट whose value is derived from an underlying asset such as debt instrument, shares, loan or commodities or any other type declared by the government। यहाँ पे तुमको लग रहा होगा सर डिराइवेटिव्स जो है अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। डिराइवेटिव्स का वीडियो मैं अभी इस वीडियो के साथ अटैच करने वाला हूँ। अब स्टार्ट होगा डिराइवेटिव का डेफिनेशन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डिराइवेटिव समझने में बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, 15 मिनट्स में तुम्हारा पूरा डिराइवेटिव्स का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो के नीचे मैं 15 मिनट्स का डिराइवेटिव का कंसेप्ट जो है वो अटैच कर रहा हूँ। उसके बाद ये मार्किंग करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे ये मार्किंग, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आज का जो फर्स्ट क्लास है ना वो डिराइवेटिव्स में हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। ये वीडियो चेकआउट कर लेना है, मैं अभी यहाँ पे चालू होगा वीडियो। उस वीडियो में मैंने पूरा डिराइवेटिव्स का ज्ञान दे दिया है, ठीक है। और जो भी तुमको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक्स। एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक्स, ठीक है, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास। एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक, इसका मतलब क्या होता है सर, एक बार छोटा से समझा दो। बहुत ईजी है, देखो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है ना, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट करने से पहले परमिशन लेंगे। किसका परमिशन लेंगे सर? उसका परमिशन लिया जाता है सेबी का, फिर तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, इनका परमिशन। ये दो मेजर बॉडी है जिनका परमिशन लिया जाता है अप्लाई करने से पहले। तो सेक्शन 3 डील करता है एप्लीकेशन के साथ कि क्या कैसे आप अप्लाई करोगे। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज खोलना है जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो कैसे आप अप्लाई करोगे। दूसरा है कि सेक्शन 4 कहता है ग्रांट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, कि कैसे कौन से कंडीशंस में आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। लास्ट 5 है कि अगर आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ दिया तो आपका रिकॉग्नाइजेशन विड्रॉ कैसे करेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी विड्रॉ कैसे होगा, ये हम लोग पढ़ने वाले, ये होगा नेक्स्ट क्लास। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। डिराइवेटिव्स होता क्या है समझ लीजिए एक बहुत अच्छी तरीके से। डिराइवेटिव्स होता क्या, नाम कह रहा है यार, डिराइवेटिव्स, डिराइवेटिव्स, डिराइविंग इट्स वैल्यू, डिराइविंग इट्स वैल्यू, डिराइविंग इट्स वैल्यू, ठीक है, डिराइविंग इट्स वैल्यू। डिराइवेटिव्स मतलब डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम एन underlying assets, underlying assets क्या बताइए, deriving its value from underlying assets। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक एक करके समझेंगे। deriving its value from underlying assets, ठीक है। अब ये underlying assets का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कोई तो एसेट है और इस एसेट के वजह से इस डिराइवेटिव का जो वैल्यू है, इस डिराइवेटिव का जो वैल्यू है, ठीक है, वो डिसाइड होता है। तो डिराइवेटिव्स मतलब
डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट्स। अंडरलाइंग एसेट्स समझ में आ चुका है। अब मैं समझाऊंगा और डीपली समझाऊंगा। पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या बोले देखो ना, बोले कि भाई मेरे सुनना, ये जो डिराइवेटिव है इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या बताइए? इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। अब ये जो अंडरलाइंग एसेट है ना, वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है स्टॉक, बॉन्ड्स, करेंसी, कमोडिटीज, मेटल्स, इवन इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, लाइक स्टॉक इंडिसेस। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आपके चैप्टर में, आपके जो ये ब्यूटीफुल सा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि करेंसी, बताइए, करेंसी डिराइवेटिव्स एंड कमोडिटीज डिराइवेटिव्स क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इस ब्यूटीफुल से चैप्टर में। ठीक है, अब मैं और ब्यूटीफुली समझा देता हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये जो डिराइवेटिव है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। अब पेपर है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये फिजिकल फॉर्म में ही हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, समझ में आ रहा है? डिराइवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है बताइए? कॉन्ट्रैक्ट है जिसका वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट है, इज डिपेंडेंट ऑन एन अंडरलाइंग एसेट, ऑन एन अंडरलाइंग एसेट। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का जो है शेयर्स, रिलायंस का जो शेयर्स है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता होगा, राइट? तो आप हो राम, कौन हो आप? हो राम। आपने मुझे कहा सैम, मैं हूं सैम। राम ने सैम को कहा कि सैम जी सुनना, मैं तेरे से परचेज करूंगा। क्या बताइए? परचेज करूंगा। मैं तेरे से परचेज करूंगा। मैं तेरे से क्या करूंगा बताइए ना? मैं तेरे से परचेज करूंगा। क्या परचेज करूंगा बताइए? मैं परचेज करूंगा तुमसे शेयर्स। मैं तुमसे परचेज करूंगा शेयर्स। समझ में आ रहा है? क्या परचेज करूंगा? शेयर्स करूंगा, लेकिन आज नहीं करूंगा। मैं आज नहीं करने वाला, मैं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आज तारीख है 1 तारीख, फर्स्ट जनवरी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं तेरे से करूंगा 15 जनवरी को, 15 जनवरी को क्या करूंगा बताइए ना? परचेज करूंगा। क्या करूंगा? परचेज करूंगा। क्या परचेज करूंगा? शेयर्स, ठीक है। लेकिन ये जो मैं शेयर्स परचेज करूंगा तुमसे, वो मैं पहले से बता देता हूं तुमको, मैं इस प्राइस में तुम्हारे से शेयर्स जो है वो परचेज करूंगा। मैं इस प्राइस में तुम्हारा शेयर जो है वो परचेज करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का जो प्रेजेंट मार्केट में प्राइस है, प्रेजेंट मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो फॉर एग्जाम्पल है 180 रुपीज़, ठीक है, पर शेयर, ठीक है। अब राम ने कहा सैम को कि भाई सुनना, मैं परचेज करूंगा तुमसे शेयर्स इस रेट पे परचेज करूंगा। कम से कम क्वांटिटी है 100 शेयर्स मैं तुमसे खरीदूंगा एट अ रेट ऑफ ₹199 और प्रेजेंट मार्केट वैल्यू जो है वो है 180 रुपीज़। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है 180 रुपीज़, मैं परचेज करूंगा 199 में। अब सैम ने भी कह दिया कि ठीक है। अब ये कहेंगे कैसे? ठीक है, जो कह दिया वो कह दिया, सिर्फ नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना हम लोग। क्या करेंगे बताइए? कॉन्ट्रैक्ट। यह है डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, यह है बताइए ना डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब समझना एक चीज, ये डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है क्यों? इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू क्या है बताइए फटाफट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू जो है वो क्या है बताइए ना? 199। इसका वैल्यू क्या है बताइए? 199। अभी जो 199 का वैल्यू है इस कॉन्ट्रैक्ट का, वो कहाँ से आया है? वो आया है एक अंडरलाइंग एसेट, मतलब जो नीचे इसका एसेट है उस एसेट से आया है। ये एसेट क्या है बताइए ना? रिलायंस का शेयर्स। क्या इस कॉन्ट्रैक्ट का खुद का कुछ वैल्यू है? नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट का खुद का अपना कुछ वैल्यू नहीं है। इसका वैल्यू डिराइव होता है फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, जो एसेट कहा जाता है रिलायंस का शेयर। समझ में आ रहा है ना? तो रिलायंस का जो शेयर है उसका जो वैल्यू है वही इक्वल्स टू दी डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आना ना? ये जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं, समझ में आ चुका है?
तो इसका जो वैल्यू है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम दी रिलायंस का शेयर्स। तो रिलायंस का शेयर्स का जो वैल्यू होगा वही ना वैल्यू इस कॉन्ट्रैक्ट का होगा। समझ में आ रहा है? अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा करके हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्यों, ये डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे क्यों, करना ही क्यों है ये डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको समझना होगा यहाँ पे जो है ट्रेड हो रहा है किस प्रकार से, देखिए समझिए। अगर रिलायंस का शेयर जो है वो 15 तारीख को फॉर एग्जाम्पल 250 हो जाए, रुपीज़ 250 हो जाए अगर रिलायंस का शेयर 15 तारीख को, तो प्रॉफिट किसको होने वाला है बताइए ना? प्रॉफिट होगा राम को और लॉस किसको होगा? सैम को। समझ में आ रहा है? तो दोनों जो पार्टी जो इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, दोनों सोच समझ करके इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये जो बायर है और ये जो सेलर है, दोनों जो पार्टी है वो दोनों सोच समझ करके ही जो है इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ चुके सर, बहुत ईजी वाला चीज़ है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी बताइए ना कॉन्ट्रैक्ट जिसका वैल्यू डिराइव किया गया है, बताइए ना, फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, उसको कहा जाता है डिराइवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। डिराइवेटिव का मतलब समझ चुके हम लोग। डिराइवेटिव का मतलब यही है कि एन इंस्ट्रूमेंट मतलब वो डॉक्यूमेंट दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, समझ में आ चुका है? अब वो क्या हो सकता है? स्टॉक्स हो सकता है, देखो स्टॉक्स हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है, करेंसी हो सकता है, कॉमोडिटी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है बताइए ना? करेंसी हो सकता है, कॉमोडिटीज हो सकता है, मेटल हो सकता है, इवन इंटेंजिबल एसेट्स लाइक स्टॉक इंडिसेस। ठीक है, तो ये सारे हो सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जितना है वो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अपने सिलेबस में सिर्फ 2 जो है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देकर रखे हैं, हम लोग उसके बारे में समझ लेंगे, करेंसी एंड कॉमोडिटीज। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ये जो अंडरलाइंग एसेट है, करेंसी एक अंडरलाइंग एसेट है, वो क्या होता है? कॉमोडिटी भी एक अंडरलाइंग एसेट है, वो क्या होता है? जैसे ये 2 हम लोग खत्म कर ले, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि डेरिवेटिव्स के कितने टाइप्स होते हैं। डेरिवेटिव्स के लगभग बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पॉपुलर टाइप्स है फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, कैप्स, फ्लोर, कॉलर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब इनमें से अपने सिलेबस में है फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो ये 2 जो है ये अपना, इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स देखेंगे जो कि होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन का। डेरिवेटिव्स का मतलब पूरा क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ईजी है सर, क्या बात कर रहे हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। डेरिवेटिव्स का फटाफट हम लोग यहाँ से जो है वो मार्किंग करवा दूंगा मैं, आप लोग फटाफट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेरिवेटिव का यही है, अगर आप ये याद कर लोगे तब भी बहुत है। ठीक है, क्या याद करना है? A derivative is a financial instrument that derives its value from an underlying asset. This underlying asset can be stocks, bonds, currency, commodities, metal and even intangible assets like stock indices. ठीक है, उसके बाद अपने जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन है उसमें डेरिवेटिव्स के बारे में बहुत कुछ बातें बताया गया है, वो भी हम लोग देख लेंगे। बोले कि डेरिवेटिव इंक्लूड्स अ सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ सिक्योरिटी, बताओ ना, अ सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट। वो डेट इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या बताइए ना, स्टॉक्स, बॉन्ड, समझ में आ चुका है? स्टॉक्स, बॉन्ड, ठीक है, तो डेट इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन, देखो शेयर क्या बताइए, शेयर, लोन, ठीक है, वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, रिस्क इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट बताए कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइसेस और इंडिसेस ऑफ प्राइसेस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटीज, ये तो पता ही है। फिर कॉमोडिटिव डिराइवेटिव्स के बारे में बताए, फिर बताए सच अदर इंस्ट्रूमेंट एस में बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी डिराइवेटिव्स, वो सब डिराइवेटिव्स हो जाएंगे। तो हमारे इसमें हम लोग 2 चीज सीखेंगे आज, वो है करेंसी डिराइवेटिव एंड दूसरा बताइए क्या है, कॉमोडिटी डिराइवेटिव। बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाफट देख लेंगे हम लोग, क्या बताए सिर्फ वो समझना है। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर मैं बताऊं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिर्फ ये याद रखना आप, सिर्फ ये वाला चीज, ठीक है, ये वाला चीज, और इसका सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेना। डेफिनेशन सेम ही है, वो एक ही चीज है जो हम लोग ने ऊपर में पढ़ा है ना, वही यहां पर चिपकने वाला है। देखो अच्छे से, करेंसी डिराइवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द बायर एंड सेलर इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ 2 करेंसीज। एक्सचेंज हो बताओ ना क्या, 2 करेंसीज, 2 करेंसी एक्सचेंज होता है। क्या एक्सचेंज होता है? 2 करेंसी एक्सचेंज होता है एट अ पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट, जो पहले से उन लोगों ने स्टिपुलेट कर रखा है कि भैया उस रेट में ही हम लोग एक्सचेंज करेंगे उस तारीख पे।
ठीक है, उस तारीख में देखो ना, फ्यूचर डेट में ना हम लोग एक स्टिपुलेटेड रेट मतलब पहले से हम लोग ने डिसाइड करके रखा है, उसी डेट में हम लोग एक्सचेंज करेंगे। तो ये एक प्रकार का जुआ हो जाता है। क्या बताइए ना, जुआ। इसमें जो भी इन्वॉल्व होते हैं ना, मतलब ये एक प्रकार का गैम्बलिंग हो जाता है, क्योंकि जो भी इंसान इन्वॉल्व है यहाँ पर वो ये सोच रहा होगा कि फ्यूचर डेट में मुझको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो डेफिनेटली जो है वो नीचे जाएगा, ना कि ऊपर जाएगा। जो बायर है वो सोच रहा होगा कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, जो मैंने प्राइस डिसाइड किया है उससे ऊपर ही जाएगा फ्यूचर में, तो इस प्राइस में तो मैं खरीद लूँगा और फिर मैं बेच दूंगा ऊपरी वाले प्राइस में, ठीक। और जो अमाउंट मिलेगा मेरे को, जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। ये बायर सोच रहा है। और सेलर सोच रहा है कि पक्का जो है, मेरे को लग रहा है इसका प्राइस नीचे जाएगा, तो मैं अब इस प्राइस में बेच देता हूँ, ये प्राइस गिरने से पहले और ज़्यादा गिरने से पहले मैं इसको बेच देता हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो यही है करेंसी डेरिवेटिव्स। ये करेंसी डेरिवेटिव्स में क्या होता है, वो एक्सचेंज होता है ऑफ टू करेंसीज एट अ फ्यूचर डेट एट अ पर्टिकुलर रेट, ठीक है, स्टिपुलेटेड रेट। समझ में आ चुका है। करेंसी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इज सिमिलर टू स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। ये हम लोग फ्यूचर में मतलब आगे जाके देखेंगे कि फ्यूचर का क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन क्या है, फ्यूचर स्टॉक्स क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। हाउएवर द अंडरलाइंग एसेट्स आर करेंसी पेयर्स सच एज US INR और यूरो INR इंस्टेड ऑफ स्टॉक्स। यहाँ पे स्टॉक्स नहीं रहता है, यहाँ पे क्या रहता है बताइए, करेंसी रहते हैं। क्या रहता है, करेंसी, ठीक है। करेंसी ऑप्शंस एंड करेंसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज डन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉरेक्स रेट are the value of a foreign currency relative to domestic currency. The major participants of currency trading in India are banks, corporations, exporters and importers. समझ में आ चुका है। जिंदगी में कभी भी डाउट मत रखना, क्योंकि एक बार आपने डेरिवेटिव का अगर मीनिंग समझ लिया, फिर इसके सामने जो भी लगाते जाओ वो सेम रहेगा, कंसेप्ट सेम ही रहेगा, कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अंडरलाइंग एसेट चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट्स, पहले मैंने जो एग्जांपल बताया उसमें अंडरलाइंग एसेट्स था रिलायंस का शेयर, इसमें अंडरलाइंग एसेट होगा करेंसी, ठीक है। उसके बाद जो है अंडरलाइंग एसेट होगा कमोडिटी। अब कमोडिटी में बहुत कुछ आता है, ठीक है। कमोडिटी में क्या क्या आता है सर, कमोडिटी में आता है ऑयल, गैस, मेटल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिनरल्स, ठीक है, ये सारे। तो एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे फटाफट। बोले कमोडिटी डिराइवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुज वैल्यू इज बेस्ड ऑन अंडरलाइंग कमोडिटीज ऑब्वियसली सच एज। अब ये जो कमोडिटी डिराइवेटिव है ये क्या है बताइए, ये कमोडिटी डिराइवेटिव एक पेपर है भाई, ये पेपर है एक, और इस पेपर का जो प्राइस है मतलब एक्चुअल वैल्यू है वो डिपेंड करता है अंडरलाइंग कमोडिटीज़ के ऊपर। अब वो कमोडिटीज़ क्या हो सकता है, ऑयल, गैस, मेटल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, ठीक है, अदर एसेट्स सच एज इमिशन ट्रेडिंग, क्रेडिट, फ्री ट्रेड्स, ठीक है। उसके बाद इवन द वेदर कैन ऑल्सो बी एन अंडरलाइंग कमोडिटी डिराइवेटिव्स। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेदर कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, बहुत कुछ है। अब डिराइवेटिव एक पेपर है और कमोडिटीज एंड करेंसीज उसका अंडरलाइंग एसेट है। समझ में आ चुका है। बेनिफिट्स क्या है करेंसी ट्रेडिंग का बताइए, करेंसी डिराइवेटिव्स का बेनिफिट्स क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, easy investment in currencies, hedging opportunity to import and exporters, trading opportunity due to volatility in currency, exchange traded and hence systematically regulated, उसके बाद provides transparent rates। अब कॉमोडिटी डिराइवेटिव्स के बारे में भी हम लोग ने समझ चुके कि कॉमोडिटी डिराइवेटिव्स क्या होता है। ये डेफिनेशन आपको लिख लेना है एग्जामिनेशन में।